वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया को लेकर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूं आप सभी लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स डिस्कस करने वाली हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को एक्यूरेट रिसोर्स बताया था, सोर्स बताया था कि जहां से आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने बनाया है, जिनसे रिलेटेड आपके हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से ही कुछ हैं जो आप लोगों के पिछले साल 2021 एग्जाम में पूछे गए। उन सबको मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, जिनसे हर बार एमएसओज बनते हैं, हर बार आप लोगों के मैच द कॉलम क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे जल्दी से सम अप करें सो दैट आप अच्छे से इसको रिवाइज भी कर सके। एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा कंटेंट है जो बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कभी फुल फॉर्म में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक फुल फॉर्म वाला वीडियो भी बनाया है, उसे भी देखिएगा सो दैट आप लोगों को ये अच्छे से कंसोलिडेट हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव जो हमारे देश की सरकार ने लिए हैं हायर एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली से और सबसे ही इंपॉर्टेंट से। हर साल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, नो मैटर व्हाट कि कितना भी पुराना हो गया हो, क्या भी हो गया हो, कुछ भी हो, हर साल एग्जाम के अंदर स्वयं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो सबसे पहली बात तो स्वयं की फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। आप सभी को याद रखना है कि ये हमारा एक डिजिटल इनिशिएटिव है। जब से मोदी जी आए तब से डिजिटल इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए रहा है। इसी के अंदर एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स और आप लोगों के जितने भी आपके पोर्टल्स हैं वो सभी के सभी आए। इसमें स्वयं की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो स्वयं है ना, वो टीवी को, डीटीएच को लेकर आप लोगों के लिए क्या करता है, नए नए प्रोग्राम्स बनाता है इन द नेम ऑफ स्वयं प्रभा। अब जब ये स्वयं प्रभा बना था तो 24/7 के ड्यूरेशन में जी सेट 15 सैटेलाइट को यूज करके 32 डीटीएच चैनल्स थे, जिसमें हमारे देश के लोग आते थे और पढ़ाते थे। आप लोग पढ़ सकते हो। पर अब ये जो चैनल्स हैं ये कितने हो गए हैं, ये टोटल हो गए हैं 34। जब बना था तब 32 थे, अब जो है वो 34 हो गए हैं। जिसके अंदर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो कंटेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है। तो कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों के लिए एनपीटीईएल होता है, आईआईटीज है, यूजीसी है, सीईसी है, इग्नू है, एनसीईआरटी, एनआईओएस है ना, सारे के सारे ओपन स्कूल सबके सब आते हैं। अब इनको कौन हैंडल करता है, तो हैंडल करता है इनको इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। जितने भी हमारे देश के डायरेक्टली हायर एजुकेशन से रिलेटेड या रिसर्च पोर्टल से रिलेटेड आप लोगों से बोले कि कौन उनको संभालता है, तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क यही इनको संभालता है। जो भी आप लोगों के लिए मैंने आज तक बनाया, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने शोध गंगा, शोध सिंधु, आप लोगों के लिए गंगोत्री चक्र, इन सब का कंपैरिजन भी किया था। वो भी कौन संभालता है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ही संभालता है। तो आपको ये याद रखना है, सीईसी, यूजीसी और आप लोगों का इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क मिलके। अब याद रखना है कि जो आप लोगों का एनपीटीईएल है ये खास करके किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनसीईआरटी हम सब लोग जानते हैं स्कूल एजुकेशन के लिए किया जाता है। तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इनको अपलिंक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो हम लोग बिसैट का यूज करते हैं जो कि गांधीनगर के अंदर सिचुएटेड है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कौन सी सैटेलाइट है, तो जी सेट 15 सैटेलाइट यूज की जाती है। कितने चैनल्स हैं ये भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा जो है कि नैट, दैट इज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। देखो नैट हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, आप लोगों के बहुत सारे ऐसे रिपोजिटरीज है जो आज के जमाने में, डिजी लॉकर भी है एक, ठीक है, स्टेट लेवल पे अपने अपने होते हैं, और फिर ऊपर से शोध चक्र भी आ गया। तो इनका कंफ्यूजन थोड़ा दूर करिएगा। आइए बात करते हैं। तो जो आप लोगों का नैड है, दैट इज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, इसका क्या काम है, आपको आज तक जितने भी एकेडमिक अवार्ड्स दिए गए हैं उन सबको आप एक जगह संभाल के रख सकते हो, इंक्लूडिंग योर यूजीसी का सर्टिफिकेट भी। आप अपना यूजीसी का जो सर्टिफिकेट है ना उसको भी यहाँ पर रख सकते हो। ये खास इसी के लिए बनाया है जिसमें 24/7 आप लोग अपने जितने भी सर्टिफिकेट है, जो भी डिग्री, डिप्लोमास, डिग्री, जितना भी सब कुछ है, जो एकेडमिक अवार्ड्स हैं, जो भी असेसमेंट बॉडीज हैं हमारे देश की, वो सब यहाँ से डायरेक्टली उठा के देख सकती है कि अच्छा इस बंदे के डिग्री में ये नंबर था, ये था, ये था, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक अवार्ड से रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें रख सकते हो। अगर हम लोग बात करें तो जो नैट है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रिट्रीवल की या एक्सेस करने की बात नहीं करता है, बट ऑल्सो आपकी जो स्टोरेज है, जो भी आपने स्टोर किया है, उसकी ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी भी बताता है। तो यूजीसी का मान लीजिए आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है, आप इसके अंदर कर सकते हैं डिपॉजिट। अब आपको कुछ भी नहीं
करने की जरूरत है। यूजीसी अपने आप यहाँ से वेरीफाई कर सकता है कि हाँ यार इस बंदे के पास में नेट का सर्टिफिकेट है। इस तरीके से ये यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 इंटर ऑपरेबल डिपॉजिटरी है आप लोगों की, डिजिटल डिपॉजिटरीज। एक है आपको सीवीएल, दैट इज सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, और एक है आपको एनएसडीएल का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, एनडीएमएल इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हैं जो इसे संभालती हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों को आ जाता है एनडीएल। अब ये क्या है? ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक तरीके की लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी किताबें होती है, बहुत सारा कंटेंट होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म के अंदर मैं बोलूं तो ये डिजिटल फॉर्म के अंदर बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, जितनी भी थीसिस हैं, ऑडियोज हैं, वो सबके सब इसके अंदर आते हैं। सारा का सारा डिजिटल कंटेंट इसी के अंदर आता है। तो कह सकते हो कि दुनिया का मतलब हमारे देश का जितना भी डिजिटल रिसोर्स है वो एक सिंगल अम्ब्रेला टर्म के अंदर आता है, दैट इज एनडीएल। और संभाल भी कौन रहा है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ही संभाल रहा है। देन आप लोगों को जानते होंगे आप लोग ई शोध सिंधु के बारे में, है ना। फिर हम लोग बात करते हैं शोध गंगा के बारे में, गंगोत्री के बारे में, और इसके अलावा शोध चक्र जो रिसेंटली आया है, तो इसको मुझे नहीं लगता दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है। आप सभी लोगों के लिए स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने इसमें भी उसे ऐड कर दिया है। देन आता है आपका वर्चुअल लैब। आप लोगों के पिछले साल के एग्जाम के अंदर वर्चुअल लैब से क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है, जिसके अंदर हमारी जो देश है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, दैट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, इन्होंने क्या किया था, जितने भी कंटेंट है उन सबको किस पे ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी? वर्चुअल मशीन्स पे। वर्चुअल मशीन्स मतलब जो डिजिटल मशीन्स होती है हमारी, वहां पर। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर होता क्या है कि आप सभी लोग, बहुत सारे आईआईटीज थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मेजरली अगर मैं बात करूं तो किसका काम था ये? आईआईटी दिल्ली का ये काम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं, है ना, जो भी बच्चे को जरूरत होती है, प्रैक्टिस हो, कंटेंट हो, उन सबको वर्चुअल मशीन पे लाके रख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आज ये क्लास है, मैं अपने घर में बैठ के आप लोगों के लिए क्लास ले रही हूँ, आप अपने घर में बैठ के ये क्लास आराम से ले रहे हो। तो बच्चे के लिए क्या हो गया, एक तरीके से शिफ्टिंग हो गई टुवर्ड्स आईसीटी बेस्ड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गया। अराउंड आप लोगों की 100 लैब्स है जो यहाँ पर है, 700 प्लस वेब एनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं जो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर आप लोग देखो तो ये रिमोट एक्सपेरिमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है कि किस तरीके से बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ई यंत्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा गया था कि ये किसने बनाया प्रोजेक्ट ई यंत्रा, किस आईआईटी के अंदर आता है? तो याद रखेंगे यंत्र मतलब टूल होता है, यंत्र को हम इंग्लिश में टूल ही बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके का टूल है जो रोबोटिक्स के लिए बनाया है। और रोबोटिक्स के नाम से जितने भी बच्चे सीएस वाले हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे, हमारे देश की सबसे फेमस आईआईटी कौन सी है जो कंप्यूटर साइंस में जानी जाती है? वो है आईआईटी बॉम्बे। हर एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएट का सपना होता है कि वो आईआईटी बॉम्बे के अंदर जाए, क्योंकि हमारे देश की आईआईटी बॉम्बे जानी ही जाती है किसके लिए? सीएस के लिए। तो भाई इससे आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे का काम था। ठीक है ना। किसने कंसेप्चुलाइज किया था या किसके अंडर आता है, आई डोंट थिंक इतना डिटेल में जाएगा, फिर भी आपके लिए लिख दिया है। पर ये याद रखना कि आईआईटी बॉम्बे ने किया था, किसके लिए किया था? एम्बेडेड सिस्टम्स और रोबोटिक्स के लिए किया था। हार्डवेयर एसोसिएटेड हमारा देश अभी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ये भी याद रखना। टॉक प्रोग्राम टू अ टीचर, ये जो था एक तरीके का व्यू पार्ट था जिससे बच्चा टीचर से बात कर सकता है। ठीक है ना। अब ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो ये जो था एक तरीके का व्यू है जो हम लोग देते हैं। देखो ऑल्दो डिटेल में हमें नहीं जाना चाहिए, बट एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है और एक मिडिल एंड होता है। तो ये जो फ्रंट एंड है ना, ये उस फ्रंट एंड की बात की जा रही है कि कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। बैक एंड पे तो सारा डेटाबेस वाला काम होता है, फ्रंट एंड पे होता है कि क्या आपको दिख रहा है, और वो हर बच्चे के लिए अलग होता है, हर यूजर के लिए अलग होता है व्यू। तो ये व्यू पर काम किया जाता है। इसमें भी बहुत सारे आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हमें इतना याद रखना है कि यहाँ पर व्यू जो है वो किसके लिए है? जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, आई मीन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर, चाहे वो एनएलपी हो, हैप्टिक्स हो। हैप्टिक्स मतलब क्या होता है? हाथों का इस्तेमाल करके जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन भी आप लोग पढ़ते हो, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है ये इन सबको प्रमोट करने के लिए बनाए, ये भी आईआईटी बॉम्बे का ही था। देन आता है ई आचार्य। सभी लोग जानते हैं आचार्य का मतलब होता क्या है, तो बस वहीं से रिलेट आप इसे करिएगा। ये एक तरीके का पोर्टल है जो ई कंटेंट को होस्ट करता है, जो भी आपके नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटी के अंदर आता है। 70 प्लस प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं आप लोगों के, जिसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि साइंस है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, सोशल साइंसेज है, सभी चीजें यहाँ पर आती हैं। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी आप लोगों का कंटेंट है,
जो भी आप लोगों के सर्चेस हैं उसको यूज करके यहाँ पर आपको या फिर आप कह सकते हो मेटा सर्च एनालिसिस को यहाँ पर यूज करके आपके लिए ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका खुद का एक अकाउंट है, आपका खुद की एक स्पेस है जिस पर आप ये सारी की सारी सर्च चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। तो ई आचार्य जो है वो इसी के लिए बनाया गया है। ठीक है जी। देन आता है आप लोगों का नेक्स्ट। अच्छा, ई आचार्य को लेकर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि यहाँ मल्टीमीडिया बेस्ड है, तो बिल्कुल ये मल्टीमीडिया बेस्ड आप लोगों का रहता है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ई कल्पा, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कल्प जो है वो यहाँ पर डिजाइंड है, अभी कला से डिजाइन होता है, मतलब कला से रिलेटेड है। तो हमारी जो क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन को लेकर ये बनाया गया है। ये भी अगेन आपके एमएचआरडी के अंडर ही आता है और याद रखना है कि ये डिजाइन को लेकर है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फॉसी, फ्री या लिब्र या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि एजुकेशन में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओपन सोर्स, कॉपीराइटेड है ना, प्रॉपर्टी, बहुत सारे आप लोगों के आते हैं। फॉस, फ्लॉस एक ही बात होती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आईसीटी के टॉपिक के अंदर भी पूछे जाते हैं। आपको सबको पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो फ्री, लिब्र या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो ओपन सोर्स से फायदा क्या होता है, जैसे मैं लिनक्स का एग्जांपल लेती हूँ, ये ओपन सोर्स है, ओएस है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, जैसे कि आप सभी ने नाम भी सुना होगा, फेडोरा सुना होगा, रेड हैट सुना होगा, काली सुना होगा, ये सब आपने सुने होंगे। काली तो खास सुना होगा, हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अब क्या होता है, आप इसके सोर्स कोड को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो। अब मतलब क्या है इसका, ये कैसे बना है ना, इसका कंप्लीट ब्लूप्रिंट आपके पास में है। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके कुछ नया बना सकते हो। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं फ्री, लिब्र या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, इससे आप लोगों की जो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंसी है उसे कम करता है। तो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट को अचीव कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ये इसका मतलब है। ठीक है जी। तो ये चीज आप लोगों की होती है, सो दैट जितने भी हमारे अकेडमी से, स्पेशली रूरल एरियाज की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर डिजिटल लिटरेसी भी इंप्रूव हो सके और फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कॉस्ट के अंदर एजुकेशन पहुंच सके, ये इसका मेन मोटिव है। नेक्स्ट आता है विद्वान पोर्टल। मैं कई बार बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में मैच द कॉलम में, एमएसओ में कहीं दिख जाता है आपको। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो बहुत इमिनेंट है अपनी फील्ड के अंदर, उन सब का डिटेल, वो कौन से प्रोजेक्ट में थे, अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका क्या आइडियोलॉजी है, क्या क्या उनकी थीसिस है, उनके आर्टिकल्स है, वो सब आपको इस पोर्टल पे मिलता है। आप जाके किसी का भी डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उनके नंबर्स भी होते हैं, कॉन्टैक्ट भी उनको आप लोग कर सकते हो। ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है। ये आपके बहुत काम की चीज है, क्योंकि आप लोग आगे जाके रिसर्च में ही जाने वाले हो। ये एक तरीके का डेटाबेस ही है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका पैनल है, और आप सभी लोगों को अपने अपने फील्ड एमिनेंट जो है वो पब्लिकेशंस भी मिल जाते हैं। देन आता है आपका स्पोकन ट्यूटोरियल। देखिए स्पोकन ट्यूटोरियल जो है वो टॉक अ टीचर का ही क्या है, टॉक टू अ टीचर का ही एक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। देखो स्पोकन ट्यूटोरियल जो है एक मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल है, जहां पर फ्री और ओपन सोर्स तरीके से हम लर्निंग को लेके जा सकते हैं। अपनी डिजायर से, अपनी लैंग्वेज में आप लोग चीजें लर्न कर सकते हो, बात कर सकते हो, है ना, टीचर से बात कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये चीज याद रखिएगा। देन आता है आप लोगों के लिए बादल। देखो बादल जो पोर्टल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बादल जो है वो किसके लिए यूज होता है, बादल का इंग्लिश ही होता है क्लाउड। तो ये है क्लाउड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड में कई बार बता चुकी हूँ, आपके एग्जाम में 100% क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सवाल देखोगे आप, पेपर 1 की बात कर रही हूँ। तो क्लाउड होता क्या है, क्लाउड एक तरीके का मेटाफर है जो हम यूज करते हैं इंटरनेट के लिए। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। बेसिकली आप ये मान लीजिए ये एक तरीके का बड़ा सा डेटाबेस है, बड़ा सा रिपोजिटरी है, जिसके पास में दुनिया भर की सेवाएं हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब आप सारी सर्विस को यूज कर सकते हो, या अपनी मर्जी से आप किसी भी सर्विस को यूज कर सकते हो। जितना यूज करो उतने हिसाब से पैसे दे दो। जैसे रेंट पे हम लोग रहते हैं, जितने दिन रहना है उतने दिन रहो, उसके अकॉर्डिंग पैसे दो, और फिर आप लोग छोड़ सकते हो। आपकी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना आपको खुद से कुछ बनाना है। इमेजिन जितना भी स्टार्टअप एनवायरनमेंट है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो क्लाउड टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है, और क्लाउड के बिहाफ पर ही इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है। क्यों, बिजनेस सेटअप करने के लिए कोई बिल्डिंग खरीदने की जरूरत नहीं है ना, फिजिकल डिवाइसेस खरीदने की जरूरत नहीं, सब कुछ क्या है, सब कुछ वर्चुअली हो रहा है। तो इससे फायदा होता है, और इसी को लेकर हमारी सरकार भी बहुत सारा काम
कर रही हैं। आईआईटी दिल्ली जो है वो इसे मेंटेन करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग से सवाल आएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये चीज बोली थी। आस, पास और सास, ये तीनों सर्विसेज है, इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तीन तरीके की मेजर फैसिलिटीज है जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमको देती है, ठीक है ना। ये आप लोगों के काम की चीज। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो डेटा सेंटर्स है ये कौन होस्ट करता है, ये एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो हैंडल करता है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्स भी ये लोग कंडक्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारे सरकार के जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड काम होता है, जो बैकएंड का काम होता है, उसको संभालने का काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर ही आता है ये। तो डायनामिक रिसोर्स शेड्यूलिंग एंड पावर मैनेजमेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। वर्क फ्लो को कैसे मैनेज करना है, वर्चुअल मशीन्स को, है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिलेटेड टू वर्चुअल मशीन। वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्लाउड कंप्यूटिंग से आया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, देखो ऑन द फ्लो, ऑन द फ्लो, है ना, या पे एज यू क्लिक, ये सारी टर्म्स किससे रिलेटेड है, सारी की सारी टर्म्स रिलेटेड है क्लाउड कंप्यूटिंग से, तो याद रखना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और साथ ही साथ जो अकोमोडेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। साथ ही साथ याद रखें ये जो है ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जो बादल है वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है हमारे देश का, आईआईटी दिल्ली इसको संभालती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फिर आता है आप लोगों का ज्ञान, दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक्स नेटवर्क, ये आप लोगों का आता है। इसमें आप याद रखिएगा ये जो है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हायर एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है, कि जितने भी हमारे देश की टेक्नोलॉजी कैपेसिटी है, जितनी भी साइंटिफिक कैपेसिटी है, उसको ग्लोबल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। अब आप सभी लोग जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को याद हो या आप लोगों ने पढ़ा हो तो वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट, हार्डवेयर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ कि आप सब लोग जानते हो एप्पल का जो हेडक्वार्टर है या एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी अब हमारे देश के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। गुड़गांव के अंदर प्लांट डला है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट होता है, हमारे देश की डिजिटल लिटरेसी भी इंक्रीज होने वाली है। क्यों, अब हम अपने लेवल पे क्या करते हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं चीजों को। तो क्वालिटी रिफॉर्मेशन पर, है ना, किस तरीके से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को हम हमारे देश की बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ये बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का एक पूल है जो इसे क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, इसमें अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपकी देश में, हमारे देश के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट है उसको पेस देता है, जिससे हमारे देश में जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट होता है। ठीक है जी, ये भी रिसर्च का एक पार्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए तो इसके बारे में थोड़ी चीजें यहाँ पर मैंने लिखी है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थी स्मृति जुबिन ईरानी, आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने इस पर काफी काम किया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब एनआईआरएफ होता क्या है ये तो आप सब लोग जानते हो, एक रैंकिंग सिस्टम है, कौन नंबर 1 पे आया, कौन नंबर 2 पे आया और कौन नंबर 3 पे आया, कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे आई, कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे आया। ठीक है, ये सब हमको पता होना चाहिए। आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है और जरूर से करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता है तो बताइएगा, मैं जरूर कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगी, या नया रैंकिंग का एक वीडियो जरूर मैं बनाने की प्लान कर रही हूँ, वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा सारी। एक तो QS एनआईआरएफ, ये दोनों रैंकिंग आप लोगों को याद रखनी है, तो वर्ल्ड लेवल पे भी और हमारे देश में भी। ठीक है जी, हमको पता होना चाहिए कौन टॉप पे चल रहा है। अगर बात की जाए तो इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो देखे जाते हैं, याद रखेगा। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और आप लोगों का परसेप्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो 5 पैरामीटर्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है आपका इम्प्रिंट, ये भी रिसर्च से रिलेटेड है। तो इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है ये भी आप लोगों का आईआईटी और आईआईएससी, जो हमारे देश के 2 सबसे बड़े एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, ये उनसे आया है। ठीक है ना, 2 हमारे देश के सबसे बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं ये वहां से निकल के आया है। और इन लोगों ने किया क्या है, इन लोगों ने रिसर्च को कैसे एम्पावर करना है, कैसे हमारे देश के अंदर हम सेल्फ रेजिलेंट बन रहे हैं, हम अपने बिहाफ पर रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको लेकर इन्होंने क्या किया है, सिस्टम बनाए हैं। अब इसमें इन्होंने 2 मेन चीजें करी है जो मैंने यहाँ पर नोट भी करी है, आप लोगों को याद रखना है कि एक तो नई इंजीनियरिंग एजुकेशनल पॉलिसी बनाई जाए और एक रोड मैप बनाया जाए कि कैसे इंजीनियरिंग चैलेंजेस को फेस किया जाए। देखो, इंजीनियर का काम क्या होता है, बनाना, है ना, क्रिएट करना, मशीनरी बनाना,
टेक्नोलॉजी बनाना, ये काम होता है इंजीनियर का। अगर ये काम बहुत अच्छे से होगा, ये हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में क्रिएटिविटी आएगी, नए आइडियाज आएंगे, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरीज बनेंगी। ये इसका मेन मोटिव था। बहुत पुराना है ये, ठीक है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। 2 इंपॉर्टेंट फोल्ड्स इसके आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका साक्षर पोर्टल। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जब आई थिंक हमने डिजिटल इनिशिएटिव का मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन सी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। तो वहीं से आता है दीक्षा पोर्टल, साक्षर पोर्टल, विद्वान पोर्टल, ये सब मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, ई पाठशाला, ये सारी चीजें। तो ये भी याद रखनी है आप लोगों को। तो वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है जो कि साक्षर नाम के प्रोजेक्ट के अंदर आता है। दीक्षा पोर्टल की फुल फॉर्म अभी थोड़े टाइम पहले मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी, कल ही डाला था वो वीडियो भी, तो उसे भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आपका कंटेंट एडवाइजरी कमेटी है, CAC है, वो क्या देता है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको कंटेंट देता है। अब ये आता कहाँ से, ये आपका KVS से आता है, ये आपका NVS से आता है, NIOS से आता है, NCERT से आता है, इनके थ्रू आता है। और भी बहुत सारे NGOs हैं जो यहाँ पर आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए। स्कूल लेवल पे इसको बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। अगर बात की जाए तो इसका काम ये है कि 50 करोड़ लोगों को फायदा यहाँ से मिल जाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें साइबर स्पेस से रिलेटेड है कि कैसे हम लोग ऑनलाइन चीजें पहुंचा रहे हैं। देन डरिया होता है आप लोगों का अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ये भी एक तरीका का रैंकिंग सिस्टम है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए इसे बनाया गया है, यही इसकी खास बात है। इसके अगर मैं बात करूं कौन कौन से चीजें हैं जो यहाँ पर देखी जाती है, तो देखो यहाँ पर ना बजट, एक्सपेंसेस टू सपोर्ट एंड रेवेन्यू जनरेटेड कितना किया गया है किसी के द्वारा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी सपोर्ट कितना दिया गया है, कितने स्टार्टअप्स हैं। और फिर अवेयरनेस एक्टिविटीज कि आपने क्या आइडिया क्रिएट किया, कितना इनोवेशन है, इनके बिहाफ पर यहाँ पर रैंक प्रोवाइड की जाती है। तो ये 7 पैरामीटर्स है जो हम लोगों को याद रखने हैं, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जो अभी मैंने बताए और आगे के ये सारे भी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब आप लोगों से MSO बना देगा और बोलेगा कौन सी इंक्लूड नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डिजी लॉकर, देखो एक और आ गया डिजी लॉकर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका NAC क्या काम करता है। तो डिजी लॉकर क्या है, ये एक तरीके का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपके डिजिटल वे के अंदर क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखता है। यहाँ पर अकेडमिक अवार्ड्स नहीं आया है, वहां पर अकेडमिक अवार्ड्स आया था, यहाँ पर ये नहीं है। ये एक तरीके की क्लाउड स्टोरेज स्पेस है और ये सारी चीजें आधार से लिंक होती है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सीन ऐसा है, आप अपने कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट, आप जैसे वहां पर सिर्फ अकेडमिक अवार्ड से डिग्री, डिप्लोमा, ये सारी चीजें, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपना पैन कार्ड, जो भी आपका ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है ना, वो सारे के सारे जैसे हम फिजिकल फॉर्म में रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही अब आप डिजिटल फॉर्म में रख सकते हो। तो ये काइंड ऑफ आप लोगों का पर्सनल वॉलेट है वहां पर, या क्लाउड वॉलेट, ई वॉलेट भी बोल सकते हो आप इसको, ये वो है। वो नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके एकेडमिक अवार्ड से रिलेटेड होता है। होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं वो रिसर्च के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है। तो तीनों अलग चीजें हैं। चक्र जो है वो सिर्फ रिसर्च वाले पार्ट तक लिमिटेड है, शोध चक्र। और आपका ये जो आपका NDC है ये अलग है आप लोगों का, और ये जो आपका डिजी लॉकर है ये अलग काम करता है। तो होपफुली ये तीनों डिफरेंट चीजें आप लोग अच्छे से याद रखोगे। इसमें आप सारी चीजें रख सकते हो। सिटीजन, हमारे देश का अगर कोई नागरिक है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर रख सकता है। आधार से ये लिंक होता है, वैसे भी आपको पता है मोदी जी को बड़ा पसंद है आधार से लिंक करना चीजें, तो ये बिल्कुल उसी के अंदर आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, NPTEL, बहुत इंपॉर्टेंट। टेक्निकल एजुकेशन को हमारे देश के अंदर प्रमोट करने के लिए आता है। टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग से ही पता चलता है। बहुत सी IITs है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि देखो बहुत सी, मतलब कितनी करती है ये भी पता होना चाहिए। आई थिंक 7 है, हाँ 7 है। बॉम्बे है, दिल्ली है, कानपुर है, खड़गपुर है, मद्रास है, गुवाहाटी है और रुड़की है। साथ ही साथ आपका IISc, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बैंगलोर के अंदर सिचुएटेड है, वो भी आ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2003 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने भी काफी पढ़ाई की है, आप भी करना। बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। IITs की प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं बहुत ही डिटेल में और बहुत बहुत मजेदार तरीके से यहाँ पर कंटेंट आपको मिलता है। कभी जरूर देखिएगा इनको आप। ठीक है जी। तो ये NPTEL है, 7 IITs है, याद रखना है नाम। देन आता है आप लोगों का ऑस्कर। हमारे देश में भी ऑस्कर चलता है भाई, ओपन सोर्स कोर्स वेयर एनिमेशन रिपोजिटरी। ये थोड़ा अलग टाइप का है जी, इसको भी याद रख लीजिएगा।
आज तक नहीं पूछा है, क्या पता आप पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो प्रोजेक्ट ऑस्कर जो है ये क्या करता है, एक तरीके की वेब बेस्ड इंटरैक्टिव एनिमेशन और सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको एक नया वैरायटी और एक नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से सीखने का मौका देता है। अब सिमुलेशन क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी में भी पढ़ते हैं, पायलट स्टडी में भी पढ़ते हैं। हमारे पास में एक्चुअल चीज नहीं है, पर हम चाहते हैं कि एक्चुअल चीज का फील आए, तो पहले हम उसका एक मॉडल, एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, उसी को हम लोग सिमुलेशन कहते हैं, है ना। तो ये जो मॉडलिंग होती है, एक्चुअल एनवायरनमेंट बनाना, सो दैट हम सेंस कर सके, हम फिजिबिलिटी स्टडी कर सके कि एक्चुअली में ये चीज होगी तो कैसा होगा, उसे हम लोग बोलते हैं सिमुलेशन। तो ये उसी की तरह से बेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारे देश के अंदर कॉलेज लेवल में या स्कूल लेवल के अंदर बच्चे को साइंस से और मैथ से बड़ा डर लगता है, तो सिमुलेशन का इस्तेमाल करके उसे यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो शोध गंगोत्री और शोध गंगा आप लोगों का हो जाता है। तो ये क्या है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किस तरीके से गंगोत्री है, क्या आपका शोध गंगा है। देन आता है आप लोगों का वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। देखो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये एक तरीके का जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनका एक इंस्पायर्ड प्रोग्राम है। इन्होंने क्या किया था, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए ये एक तरीके का इनिशिएटिव लिया था, जिसके अंदर जो आपके मूडल मॉडल्स हैं उनकी मदद ली जाती, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है। तो VLE क्या है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। किसने बनाया, कब बनाया और क्या इसका मोटिव था, ये हमने देखा, ठीक है जी। पर अब ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी ये करे, अब तो सभी लोग ये कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मोटिव ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो सभी तरीके से और वर्चुअली कहीं भी बैठ के कुछ भी करके आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये यहाँ पर होता है। वैसे आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताती हूँ, हमारे देश के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कभी भी जा सकते हो, परमिशन लेके वहाँ की लाइब्रेरी में जा सकते हो, रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, कभी आपको मना नहीं किया जाएगा। बस आपको परमिशन ले लेते हैं लाइब्रेरियन की अथॉरिटी की, और आप लोग आराम से जाके पढ़ सकते हो। ये भी सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर अलाउड है। वो अलग बात है, हमने कभी ट्राई नहीं किया, बट ऐसा बिल्कुल होता है, ठीक है। आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए ऐसा जरूर करना। देन आता है टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वीडियो, होपफुली हाँ जी। तो अब आ जाता है आप लोगों का नेक्स्ट। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज की बात हो जाती है यहाँ पर। तो हम अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज है तो याद रख लीजिए। दो चार एक्स्ट्रा है जी। SOS हो जाता है आप लोगों का, ये साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, इनके लिए यूज किया जाता है इसको। इसके अलावा मैनेजमेंट भी यहाँ पर आ जाता है, सॉफ्टवेयर एंड सिमुलेशन पैकेजेस, तो ये सारी चीजें भी है। आप लोगों को अगर याद हो तो पिछले साल हमारे एक क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम वाला, ठीक है, कि साइंस था, मैथ्स था, सोशल साइंस था, है ना, ऐसे 4 चीजें दे दी थी और आप लोगों से पूछा गया था कि कैसे आप उन्हें रिलेट करोगे, उनके सिमुलेशन की डेफिनेशंस आ गई थी। तो आप याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। हमने लगा कि ICT का है कि टीचिंग का है कि कहाँ का है, तो भैया तीनों मिक्स करके हायर एजुकेशन के साथ में मिक्स करके आपको बढ़िया क्वेश्चन बना के दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बनते हैं, आजकल क्वेश्चन बड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों के बन जाते हैं। ये एक तरीके का टेलर प्रोजेक्ट है, किस तरीके से आप लोग साक्षात पोर्टल के साथ में रिलेट करके इसे क्या कर रहे हो, साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इसके अलावा बहुत सारे सिमुलेशन पैकेजेस हैं जो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिमुलेशन की बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग एक और प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो है आपका EPG पाठशाला। ये पाठशाला के बारे में मैंने बताया था, दीक्षा पोर्टल हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों का साक्षात पोर्टल हो गया, पाठशाला हो गया, सारे के सारे हम लोगों ने ऑलरेडी वेबसाइट पे देखे भी थे। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था इस पर, उसमें बताया था आपको। इसमें अराउंड 70 सब्जेक्ट्स हैं और अलग अलग डिसिप्लिन के हैं। सोशल साइंस भी है, आर्ट्स भी है, फाइन आर्ट्स भी है, ह्यूमैनिटीज भी है ना, मैथमेटिकल और नेचुरल साइंस भी है, लिंग्विस्टिक है, सारी की सारी चीजें जो हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे प्रमोट करने के लिए। और ये क्या है, रिपोजिटरी है, या ये भी कह सकते हो कि कंटेंट अवेलेबिलिटी है आप लोगों के लिए। 70 सब्जेक्ट्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के आप लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हुए आप लोगों के कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो शायद आपके एग्जाम में अगर पूछ ली जाए तो आप लोग याद रख लीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए ये एक अच्छा थॉरो रिवीजन रहा होगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कोई पर्टिकुलर पोर्टल है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ, तो आप बता सकते हैं,
ठीक है। मेजर मैंने सभी डिस्कस किए इसके पुराने वीडियो में, कल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने सारी फुल फॉर्म्स आपको बताई है। तो अगर फुल फॉर्म में कुछ ऐसा लगता है आप लोगों को, देखो फुल फॉर्म्स में उनकी फुल फॉर्म तो याद रखना जरूरी है, उनका थोड़ा बेसिक भी पड़ेगा। मैंने स्टार कर दिए थे सारे पॉइंट्स की कौन कौन तो आपको स्पेशली पढ़ना ही है। और बहुत सारे मैच द कॉलम क्वेश्चंस भी हमने 2021 के कल देखे थे उस क्लास में, तो दोनों क्लास को जरूर रिलेट करके पढ़िएगा। और साथ ही साथ जितने भी पोर्टल्स हैं, ठीक है ना, ये तो थे ही, इसके अलावा भी अगर कोई नया पोर्टल आपको लगता है जो उस वेबसाइट पे आया है ना, आप लोगों की फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वहां पर आता है आप लोगों का, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वहां पर और भी आप लोगों को बहुत सारी पोर्टल्स हो सकता है कि मिल जाए। ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों के मतलब के लिए रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ आंसर्स मैंने पूछे हैं आप लोगों से वो जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके से एक नए वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों से इस बार डिस्कस करूंगी पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि ये भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एरिया होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।